इस विचार में कोई विसंगति नहीं है कि इस दुनिया में मनुष्य के निवास के शुरुआती दौर में उसने हमारे आधुनिक कुत्ते के किसी प्रकार के आदिवासी प्रतिनिधि का दोस्त और साथी बनाया, और बदले में उसे जंगली जानवरों से बचाने में उसकी सहायता के लिए और आपकी भेड़ बकरियों की रखवाली करके उसको आपके भोजन में से एक भाग, आपके घर का कोना दिया और उस पर भरोसा और उसकी चिंता करने लगा। संभवतः जानवर मूल रूप से एक असामान्य रूप से कोमल सियार या एक बीमार भेड़िया से थोड़ा अलग था, जो अपने साथियों द्वारा जंगली लुटेरों के झुंड से विदेशी परिवेश में आश्रय लेने के लिए प्रेरित था। कुछ असहाय भेड़ियों को शुरुआती शिकारियों द्वारा महिलाओं और बच्चों द्वारा पालने और पालने के लिए घर लाए जाने की स्थिति में साझेदारी शुरू होने की संभावना की कल्पना अच्छी तरह से की जा सकती है। कुत्तों को घर में बच्चों के लिए खेलने के सामान के रूप में पेश किया जाता है और वे खुद को परिवार के सदस्यों के रूप में मानते हैं, और माना जाता है दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में एक स्वदेशी कुत्ते परिवार के निशान पाए जाते हैं। केवल वेस्ट इंडियन द्वीप समूह, मेडागास्कर, मलय द्वीप समूह के पूर्वी द्वीप, न्यूजीलैंड और पोलिनेशियन द्वीप समूह हैं, जहां कोई संकेत नहीं है कि कोई भी कुत्ता, भेड़िया या लोमड़ी एक सच्चे आदिवासी जानवर के रूप में अस्तित्व में है। प्राचीन ओरिएंटल भूमि में और आमतौर पर शुरुआती मंगोलियाई लोगों के बीच कुत्ता सदियों से जंगली और उपेक्षित रहा, पैक्स, गौंट और भेड़िए की तरह घूमता रहा, क्योंकि यह आज सड़कों के माध्यम से और हर पूर्वी शहर की दीवारों के नीचे घूमता है। इसे मानवीय साहचर्य में लुभाने या इसे विनम्रता में सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। यह तब तक नहीं है जब तक हम असीरिया और मिस्र की उच्च सभ्यताओं के अभिलेखों की जांच करने के लिए नहीं आते हैं कि हम किसी भी प्रकार के कुत्ते के रूप की खोज करते हैं। फिलिस्तीन में कुत्ते की बहुत सराहना नहीं की गई थी, और पुराने और नए दोनों नियमों में इसे आमतौर पर अशुद्ध जानवर के रूप में तिरस्कार और अवमानना साथ कहा जाता है। यहाँ तक अय्यूब की पुस्तक में भेड़ के बच्चे का परिचित संदर्भ, लेकिन अब वे जो मुझसे छोटे हैं, वे मेरा उपहास करते हैं, जिनके पिता मैं अपने झुंड के कुत्तों के साथ स्थापित करने से घृणा करता, अवमानना सुझाव के बिना नहीं है। और यह महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के एक मान्यता प्राप्त साथी के रूप में कुत्ते के लिए एकमात्र बाइबल संकेत एपोक्रिफल बुक ऑफ टोबिट 16 में होता है, इसलिए वे दोनों और उनके साथ युवक के कुत्ते को आगे बढ़ाया। कुत्ते की विभिन्न नस्लों की बड़ी भीड़ और उनके आकार, अंक और सामान्य उपस्थिति में विशाल अंतर ऐसे तथ्य हैं जो यह विश्वास करना मुश्किल बनाते हैं कि उनके पास एक सामान्य वंश हो सकता था। कोई मास्टिफ और जापानी स्पेनियल, डीरहाउंड और फैशनेबल पोमेरेनियन, सेंट बर्नार्ड और मिनिएचर ब्लैक एंड टैन टेरियर के बीच अंतर के बारे में सोचता है, और एक सामान्य पूर्वज से उनके वंशज होने की संभावना पर विचार करने में उलझन में है। फिर भी असमानता शायर घोड़े और शेटलैंड टट्टू, शोरथोन और केरी मवेशियों या पेटागोनियन और पिग्मी के बीच से अधिक नहीं है, और सभी कुत्ते प्रजनकों को पता है कि अध्ययन किए गए चयन द्वारा प्रकार और आकार में विविधता का उत्पादन करना कितना आसान है। इस प्रश्न को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले भेड़िए और कुत्ते में संरचना की पहचान पर विचार करना आवश्यक है। संरचना की इस पहचान का सबसे अच्छा अध्ययन दो जानवरों के अस्थितंत्र या कंकालों की तुलना में किया जा सकता है, जो एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि उनके स्थानांतरण का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। कुत्ते की रीढ़ में गर्दन में 7 कशेरुक, पीठ में 13, कमर में 7, 3 त्वक कशेरुक और पूंछ में 20 से 22 होते हैं। कुत्ते और भेड़िए दोनों में 13 जोड़ी पसलियां होती हैं, 9 सच्ची और 4 झूठी। प्रत्येक के 42 दांत होते हैं। उन दोनों के सामने 5 और 4 हिंद पैर की उंगलियां हैं, जबकि बाहरी रूप से आम भेड़िए में एक बड़े, नंगे हड्डी वाले कुत्ते की उपस्थिति इतनी अधिक है कि एक का एक लोकप्रिय विवरण दूसरे के लिए काम करेगा। सभी क्षेत्रों के देशी कुत्ते आकार, रंग, रूप और आदत में उन क्षेत्रों के मूल भेड़िए के करीब आते हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति में से कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें इसे महज एक संयोग के रूप में देखा जा सकता है। सर जॉन रिचर्डसन ने 1829 में लिखा था कि उत्तर अमेरिकी भेड़ियों और भारतीयों के घरेलू कुत्ते के बीच समानता इतनी महान है कि भेड़िए के आकार और ताकत में ही अंतर है। यह सुझाव दिया गया है कि कुत्ते के ल्यूपिन संबंध के खिलाफ एक निर्विवाद तर्क यह तथ्य है कि सभी घरेलू कुत्ते भौंकते हैं, जबकि सभी जंगली कैनिडे केवल हाउस द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुतिया द्वारा पाले गए सियार, जंगली कुत्ते और भेड़िए के पिल्ले आसानी से आदत प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर, घरेलू कुत्तों को जंगली दौड़ने की अनुमति दी जाती है, वे भौंकना भूल जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक खुद को व्यक्त करना नहीं सीखा है।
तब भौंकने की आदत की उपस्थिति या अनुपस्थिति को कुत्ते की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न का निर्णय करने में एक तर्क के रूप में नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरूप यह ठोकरें गायब हो जाती हैं, जिससे हम डार्विन से सहमत होने की स्थिति में आ जाते हैं, जिसकी अंतिम परिकल्पना यह थी कि यह अत्यधिक संभावना है कि दुनिया के घरेलू कुत्ते भेड़िए की दो अच्छी प्रजातियों सी ल्यूपस और सी लेट्रांट से निकले हों और भेड़ियों की 2 या 3 अन्य संदिग्ध प्रजातियों अर्थात यूरोपीय, भारतीय और उत्तरी अफ्रीकी रूपों से कम 1 या 2 दक्षिण अमेरिकी कैनाइन प्रजातियों से, कई जातियों या सियार की प्रजातियों से, और शायद 1 या अधिक विलुप्त प्रजातियों से, और यह कि इनका खून कुछ मामलों में आपस में मिलकर हमारी घरेलू नस्लों की नसों में बहता है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप से अपना नाम लेने वाले कुत्ते जानवरों के सभी प्रेमियों से अपील करते हैं। अब 2 स्थापित किस्में हैं, काले और सफेद और काले। कांस्य रंग के कुत्ते भी हैं, लेकिन वे दुर्लभ हैं। न्यूफाउंडलैंड की काली किस्म अनिवार्य रूप से काले रंग की होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अन्य रंग नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकांश ब्लैक न्यूफाउंडलैंड्स में कुछ सफेद निशान हैं। वास्तव में, छाती पर एक सफेद निशान असली नस्ल का विशिष्ट कहा जाता है। सिर या शरीर पर कोई भी सफेद कुत्ते को काली किस्म के अलावा दूसरे स्थान पर रखेगा। काला रंग अधिमानतः एक नीरस जेट उपस्थिति का होना चाहिए जो लगभग भूरे रंग का हो। काले वर्ग के अलावा काला और तन, कांस्य और सफेद और काला हो सकता है। उत्तरार्ध प्रबल होता है और इस रंग में अंकन की सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है। सिर एक सफेद थूथन और ज्वाला के साथ काला होना चाहिए और शरीर और पैर